गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और कैसे हैं आप सब? कल का संडे आप सबका कैसा रहा? आई होप बढ़िया ही रहा होगा। मेरा भी अच्छा ही था। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। मगर क्लास स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ वीडियो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम जाएगी या कुछ पूछना होगा तो उससे रिलेटेड, या फिर क्लास कैसी लगी उससे रिलेटेड। और जो लोग नए लोग होंगे, आप जो क्लास नए लोग देखने आए हैं, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो डालें जावा से रिलेटेड तो वो आपको मिल जाए, जो भी जावा से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं। और अपने स्टूडेंट्स मतलब अपने फ्रेंड्स के बीच आप ये वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। एक पिछली क्लास में जो जावा की 11 थी उसमें हमने आपको क्लास एंड ऑब्जेक्ट और वेरिएबल्स को जो भी बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट्स था वो मैंने क्लियर कर दिया था। डिटेल में आपको क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स और वेरिएबल्स के से रिलेटेड वीडियो भी मिलेगी। वो भी वीडियो जावा की क्लास 2 है और जावा की क्लास 6 है। आपको पिछली क्लास में जावा 11 में उन सारी चीज़ों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ठीक है ना। और इस क्लास की जो ये मैटर है इसका पीडीएफ भी आपको इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और मैटर सेलेक्टेड ही है, बट फिर भी किसी को अगर लगता है इसमें थोड़ा और छांट लेना चाहिए, थोड़ा और हमें अपने से बना लेना चाहिए, तो आप बना सकते हैं एज योर विश, ठीक है। आप जितना अपने हिसाब से आप मॉडिफिकेशन करोगे अपने माइंड को, उतना और भी अच्छा है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का टॉपिक रहेगा कंस्ट्रक्टर, देन उसके बाद रहेगा इनहेरिटेंस। और इनहेरिटेंस में आपको टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस आज नहीं बता पाएंगे क्योंकि क्लास भी बहुत बड़ी हो जाती। क्या कंस्ट्रक्टर भी है, उसके टाइप्स भी है, देन उसके बाद इनहेरिटेंस आपको क्लियर करेंगे। तो ठीक है, आज इतना ही। आप कल की क्लास में आपका अगला टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए कंस्ट्रक्टर यह एक फीचर ही है ना। सबसे पहले बात तो आपको मैंने फर्स्ट या क्लास 2 में जब मैंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर्स बताए थे, उस टाइम मैंने कहा था कि जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी तो सारे फीचर्स आपको खुद ब खुद क्लियर होते जाएंगे और आपको सारी चीज़ों का नॉलेज हो जाएगा, ठीक। तो अब आप देखिए यहाँ पे, जैसे पहले डिफिनीशन पढ़िए। कंस्ट्रक्टर ये एक क्लास का स्पेशल मेथड है। जिस क्लास पर उसे बनाया जाता है उसी क्लास के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है। जिस क्लास का कंस्ट्रक्टर बना हो, अगर उसी क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनता है तब वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। देखिए अभी तक आप क्लास बनाते थे, क्लास के अंदर आप मेथड बनाते थे, फंक्शन बनाते थे। जैसे कि क्लास बनाया क्लास ए, और उसके अंदर हमने क्या दे दिया, एक फंक्शन दे दिया, मेथड दे दिया वाइड डिस्प्ले, ठीक है। तो क्लास का क्या हो गया, फंक्शन हो गया वाइड डिस्प्ले। अगर हम ये नहीं चाहते कि हमको अलग से कोई फंक्शन बनाना पड़े तो हम क्या करते हैं, फिर कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं। कंस्ट्रक्टर क्या करता है, जब हम क्लास बनाते हैं जैसे क्लास है, देन उसी तरीके से कंस्ट्रक्टर भी क्लास के अंदर जैसे फंक्शन हम बनाते हैं सेम उस तरीके से हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। देखिए सिंटेक्स ऑफ कंस्ट्रक्टर में क्लास नेम हुआ, कर्ली ब्रेसेस ओपन हुआ, ठीक। फिर अब यहाँ पे जैसे हम लिखते थे ना वाइड डिस्प्ले और फंक्शन, तो यहाँ पे हम वाइड डिस्प्ले या वाइड सम या वाइड गेट ये सारी चीज़ें हम ना लिख करके क्या लिखते हैं, क्लास नेम ही फिर से दे देते हैं। क्लास नेम और कर्ली ब्रेस के अंदर उसका स्टेटमेंट लिख देते हैं, ठीक। तो कंस्ट्रक्टर क्लास के ही नाम होते हैं। जब हम कोई क्लास बनाते हैं तो क्लास के अंदर फंक्शन ना बना करके हम क्या बना देते हैं, कंस्ट्रक्टर बना देते हैं। और कंस्ट्रक्टर वही क्लास का नाम ही होता है, ठीक। जैसे एग्जांपल आप कंस्ट्रक्टर में देखिएगा, क्लास ए बनाया। अब यहाँ पे हम फंक्शन अगर बनाते तो क्या बनाते, वाइड डिस्प्ले। हमने फंक्शन नहीं बना, वाइड डिस्प्ले बनाते, वाइड गेट बनाते, सम बनाते, कुछ भी दुनिया में कोई भी फंक्शन हम बना सकते थे। हमने फंक्शन नहीं बनाया, हमने डायरेक्ट क्या किया, क्लास के नाम का ही हमने एक यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना दिया और उसमें स्टेटमेंट। तो अगर किसी को डाउट हो कि मैम क्या फिर ये चलेगा, तो एब्सोल्युटली ये चलेगा बेटा। जब आप जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करोगे तो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। इसके लिए अलग से आपको एक्सेस करने की जरूरत नहीं होती। आगे के एग्जाम्पल में आपको समझ में आ जाएगा, डिटेल से वीडियो बस देखते जाइए, ठीक है ना।
तो ये हुआ। अब यहाँ पे जावा कंस्ट्रक्टर बनाने के नियम। कंस्ट्रक्टर का नाम उसके क्लास के नाम जैसा होना चाहिए। एक कंस्ट्रक्टर के पास किसी भी प्रकार का रिटर्न टाइप नहीं होता है। रिटर्न टाइप का मीन्स जैसे क्या हुआ, यहाँ पे हमने एक क्लास ए दिया, क्लास ए के अंदर हमने कंस्ट्रक्टर ए ही बना दिया। तो क्या ए के पहले क्या हमने लिखा, इंट वाइड कुछ लिखा क्या, ये रिटर्न टाइप्स होते हैं। ये हमने कुछ नहीं लगाया, सिर्फ कंस्ट्रक्टर नेम बस लगा दिया, ठीक है ना। फिर एक जावा कंस्ट्रक्टर एब्स्ट्रैक्ट, स्टैटिक, फाइनल और सिंक्रोनाइज नहीं हो सकता है। ये सारे फीचर्स हैं, आगे आपको समझ में आएंगे क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट, क्या होता है स्टैटिक, क्या होता है फाइनल, ठीक है ना। तो अब देखिए जावा में दो प्रकार के कंस्ट्रक्टर होते हैं, नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज्ड मतलब आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। तो जावा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पहला हुआ, जब जावा में कोई मेथड में पैरामीटर नहीं होता हो एवं कंस्ट्रक्टर को डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं, ठीक है ना। दैट मीन्स जब कंस्ट्रक्टर हम बनाते हैं और कंस्ट्रक्टर में हम कोई भी पैरामीटर नहीं देते, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं देते, तो क्या हो जाता है आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। यहाँ पे देखिए क्लास स्टूडेंट लिया, फिर यहाँ पे एक नेम दिया, सॉरी यहाँ पे नेम जो है यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में यहाँ पे आपका स्टूडेंट ही होना चाहिए, मिस प्रिंट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो यहाँ पे नेम लिखा ना, तो नेम की जगह आपका स्टूडेंट ही होना चाहिए, ठीक। तो ये आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में आ गया, ठीक है। फिर और एक चीज़ यहाँ पे इन्होंने किया है कि जो यहाँ पे स्टूडेंट इन्होंने लिया है, तो नेम ही क्लास यहाँ पे देखिए नीचे, आप नीचे वाले प्रोग्राम में देखिएगा नेम दे दिया है। तो अगर आप यहाँ पे, अब आपके ऊपर डिपेंड है, अगर आप क्लास स्टूडेंट लिखते हो, ठीक, तो स्टूडेंट का ही कंस्ट्रक्टर बनेगा। देन यहाँ पे जब नीचे आप कॉल करोगे स्टूडेंट बी इक्वल टू न्यू स्टूडेंट लिखना पड़ेगा, ठीक, ये हुआ। और अदरवाइज आप नेम लिखते हो, क्लास नेम कर्ली ब्रेसेस ओपन, फिर नेम कंस्ट्रक्टर बनाया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में माय नेम इज कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जो बीच में लिखा क्रिएटिंग ए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये अपने प्रोग्राम बनाते समय आप मत लिखना, ठीक है ना, कि आप लिख दो प्रोग्राम बनाते समय तो एरर दे दें। क्रिएटिंग ए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ये मत लिखना, ठीक। फिर जैसे यहाँ कर्ली ब्रेस ओपन बंद होने के बाद मेन मेथड लिखा हुआ है, इसको भी आप मत लिखना। पब्लिक स्टैटिक वर्ड में ये लिखो। फिर कॉलिंग ए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो लिखा है, इसे भी आप प्रोग्राम में मत लिखिएगा। फिर यहाँ पे नेम बी इक्वल टू न्यू नेम, तो ठीक है, जैसे ही आप क्लास में क्लास बनाए और उसका ऑब्जेक्ट बनाए, जैसे नेम बी इक्वल टू न्यू नेम, तो कंस्ट्रक्टर खुद में खुद कॉल हो जाता है और आपको देखो आउटपुट दे देगा, क्या आउटपुट दे देगा, माई नेम इज सूरज, ठीक है ना। तो इसको आपको अलग से और कुछ करने की जरूरत नहीं थी। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जावा में कंस्ट्रक्टर देखो, जैसे भी वहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मैंने मतलब खाली बनाया, वहाँ पे कुछ नहीं था, ठीक है ना। तो उसी तरीके से पैरामीटर क्या होता है, जब कंस्ट्रक्टर के अंदर हम कोई आर्ग्यूमेंट पास कर देते हैं, ठीक। अब स्टूडेंट्स को इतना तो नॉलेज होगा ही, चाहे बीसीए वाले होंगे तो उनको भी पता होगा आर्ग्यूमेंट कैसे पास करते हैं। एपीएस के अगर पीजीडीसीए वाले भी होंगे उनको ही पता होगा, क्योंकि सी प्रोग्रामिंग में बाकायदे उनको ये चीज़ सिखाई गई होगी कि आर्ग्यूमेंट कैसे पास करते हैं फंक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिएगा, अब वेरिएबल की वैल्यू आर्ग्यूमेंट की तरह पास कर सकते हैं। यहाँ पे क्लास लिया स्टूडेंट, अच्छा यहाँ पे देखिए सुधार दिया है ना, यहाँ पे स्टूडेंट लिया तो स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर बनाया, क्लास स्टूडेंट लिया, इंट आईडी स्ट्रिंग नेम, यहाँ पे दो उसने मेंबर बनाए, ठीक। जैसे वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया, बट यहाँ पे हम ये नहीं बोलेंगे वेरिएबल डिक्लेयर किया, हमने बोलेंगे मेंबर बनाए, क्लास के दो मेंबर हैं। फिर यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाया स्टूडेंट, इंट आई स्ट्रिंग एन, ठीक, दो आर्ग्यूमेंट, यहाँ कितने आर्ग्यूमेंट पास हैं, दो आर्ग्यूमेंट पास हैं, ठीक। अब यहाँ पे आईडी में आईडी इक्वल टू आई कर दिया, यहाँ पे देखिए इंट आई था, आईडी था, अब आईडी इक्वल टू आई क्यों कर दिया, क्योंकि जब हम नीचे जब कॉल करेंगे कंस्ट्रक्टर को, जो दो वैल्यू पास करेंगे, तो जब पहली वैल्यू वो क्या होगी, इंटीजर टाइप की होगी। जैसे हमने 20 लिखा तो 20 आई में गया, आई के थ्रू किस में चला गया, आईडी में चला गया, तो आईडी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। अब स्ट्रिंग एन है, एन नेम इक्वल टू एन, मतलब जो स्ट्रिंग एन में जो हम वैल्यू पास करेंगे, दैट मीन्स मान लीजिए हमने लिख दिया देविका, ठीक, तो नेम इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर देविका हो जाएगा, क्योंकि एन की वैल्यू देविका हुई और एन को हमने नेम में डिफाइन कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया, तो जो देविका होगा वो किस में चला जाएगा, नेम, तो नेम इक्वल टू क्या हो जाएगा, देविका हो जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पे मेथड टू डिस्प्ले द वैल्यू, इसको आपको नहीं लिखना है, वाइट डिस्प्ले लगाइएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। आप देखिए यहाँ पे स्टूडेंट, जो मैं आपको बोल रही थी, यहाँ पे मैंने पहला कंस्ट्रक्टर बनाया, ठीक है ना। कंस्ट्रक्टर के पहले ना वाइड नाइट कुछ नहीं लिखा, ठीक। लेकिन यहाँ पे जैसे ही मैंने मेथड बनाई या फंक्शन बनाया तो उसके सेम पहले क्या लिखा, जस्ट पहले वाइड लिख दिया, रिटर्न टाइप है, ठीक है ना। वाइड डिस्प्ले किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, आईडी और नेम को हमने क्या किया, प्रिंट करा लिया, ठीक, दोनों चीज़ों को। क्योंकि देखो हमने पास तो कर दी वैल्यू आ भी गई, बट वैल्यू शो भी तो करनी चाहिए ना। तो हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन से मैंने वैल्यू को शो करा दिया। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग एडजस्ट किया, फिर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट एंड पासिंग वैल्यूज को हटा दीजिएगा, नहीं लिखेगा। स्टूडेंट S1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए 01 और दूसरा सूरज पास है, स्टूडेंट लिखा, क्लास का नाम, S1 क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। अब 01 सूरज ही क्या होगा, डायरेक्ट वहाँ पे जहाँ पे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बना वहाँ चला जाएगा और उसके थ्रू आईडी और नेम में चला जाएगा। आप ये दूसरा चाहो तो दूसरा बनाओ, नहीं चाहते हो तो मत बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, एक ही आप बना लो। फिर यहाँ पे S1 डॉट डिस्प्ले किया, क्योंकि यहाँ पे देखिए कंस्ट्रक्टर खुद कॉल हो जाता है ना, उसको अलग से हमें कॉल करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन ये फंक्शन था हमारा, मेथड था, इसलिए S1 डॉट क्या किया, डिस्प्ले किया, ठीक है ना। S2 अगर आप यूज नहीं करते हो तो S2 डॉट डिस्प्ले हटा दीजिएगा, ये दूसरी लाइन जो है, ठीक। तो ये आपका हो गया किसका प्रोग्राम, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का। अब इसके अलावा वो तो दूसरे वेबसाइट से हुआ, उसके अलावा अगर आपको ये फिर से डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर देख लीजिए, पैरामीटराइज देख लीजिए, वो वाला ज़्यादा अच्छा लगता है आप वो वाला बनाइए, लिखिए कॉपी में, ये वाला ज़्यादा अच्छा लगता है आप इसको कॉपी में लिखिए, इसको बनाइए, एज योर विश, जैसे आपको अच्छा लगे, ठीक है ना। तो ये आपका फिर से वही चीज़ है, तो आप देख लेना। मेरा सिर्फ इतना इंटेंशन रहता है कि आपको समझ में आए वो चीज़, ठीक, चाहे आपको जिस तरीके से भी समझ में आए, आना चाहिए समझ में। तो ये आपका कंस्ट्रक्टर हो गया कंप्लीट, ठीक, पैरामीटराइज्ड। आप इससे लिखो चाहे उससे लिखो, सेम चीज़ें हैं। फिर इसके बाद आपका आता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है, देखिए सिंपल सा होता है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, जैसे मम्मी पापा हैं, माँ बाप, हम पेरेंट, वो हमारे पेरेंट्स हैं, हम चाइल्ड हैं उनके, ठीक है ना। अब होता क्या है, जनरली होता है कि कुछ गुण, कुछ फीचर्स हम किससे लेते हैं, अपने पेरेंट्स से लेते हैं। किसी का फेस मिलता है अपने पेरेंट्स से, किसी के गुण मिलते हैं अपने पेरेंट्स से, अरे तू तो बिल्कुल अपने पापा पे गया है, तुम अपने मम्मी पे गई हो, अपने पापा पे गई हो, है ना। उनके चेहरा तो मिलता ही है, उनके गुण भी मिलते हैं, उनके एक्टिविटीज़ भी मिलती हैं कि नहीं मिलती। तो देखिए हम अपने पेरेंट्स से क्वालिटी ले लिए, गुड ले लिए, ठीक है ना। मगर क्या ऐसा संभव है कि जो मेरे पास क्वालिटी है, मतलब जो चाइल्ड के पास स्पेशल क्वालिटीज़ अलग से, वो पेरेंट भी ले ले? नहीं होता। बच्चा है छोटा सा, उसके पास एक स्पेशल क्वालिटी क्या है, मिट्टी खाने की है, तो क्या पेरेंट्स भी मिट्टी खाएंगे? नहीं खाएंगे, है ना। तो इस तरीके से क्या होता है, ये रीयूजेबिलिटी कहलाती है। रीयूजेबिलिटी का मीन्स है कि हमारे पेरेंट्स के पास तो फीचर्स था ही, हमारे पास भी वो फीचर्स आ गए, तो ये हो गया रीयूजेबिलिटी, मतलब दोबारा उसका इस्तेमाल हो गया। अब हम बड़े हैं, ठीक है ना, हम बिजनेसमैन बन गए, ठीक। अब मान लीजिए हमारे पापा के फीचर्स तो हमारे पास हैं ही, हमारे पास एडवांस फीचर्स भी है, दोनों चीज़ हुई। अब किसी तीसरे पर्सन को किसी चीज़ की आवश्यकता है, ज़रूरत है, तो वो किसके पास, अच्छा ठीक है, ये मत आप अभी कहिए कि हाँ पापा बड़े हैं, पापा, सिंपल सी बात है कि हमारे पास ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं, तो किसी थर्ड को अगर ज़रूरत भी होगी तो हमारे पेरेंट्स से ना जा कर के किससे मिलेगा, हमसे मिलेगा, ठीक। क्योंकि उसको ये पता होगा कि इनके पेरेंट्स की क्वालिटी तो इनके पास खुद म खुद है ना, वहाँ से तो मिल ही जाएंगी। और उसके अलावा एडवांस क्वालिटीज़ भी हैं, एडवांस फीचर्स भी हैं, तो हम किससे कांटेक्ट करें, फिर चाइल्ड से कांटेक्ट करेंगे। वही कहलाता है, वही कॉन्सेप्ट इनहेरिटेंस में फॉलो होता है। एक क्लास पेरेंट क्लास होती है, दूसरी उसकी चाइल्ड क्लास होती है। जो चाइल्ड क्लास होती है उसमें हम पेरेंट क्लास के फीचर्स को भी ऐड कर देते हैं। जब हम मतलब कॉल करना होता है, क्लास बनानी होती है मेन फंक्शन के अंदर, क्योंकि आप भी जानते हो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, ऑब्जेक्ट से ही क्लास के अंदर के कोई भी चीज़ें, चाहे फंक्शन हो चाहे मेंबर्स हो, क्लास के बाहर एक्सेस होती हैं, है ना। तो जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट किसका बनाएंगे, डिराइव्ड क्लास, मतलब चाइल्ड क्लास का बनाएंगे, ना कि हम पेरेंट क्लास का बनाएंगे। तो समझ में आ गया होगा आई थिंक।
अब देखिए पढ़ लीजिए। इनहेरिटेंस एक कॉन्सेप्ट है जो रीयूजेबिलिटी फैसिलिटी को प्रोवाइड करता है। एक क्लास में निर्धारित मेंबर वेरिएबल तथा मेथड को अन्य क्लास में एक्सेस करना इनहेरिटेंस कहलाता है ना। मतलब एक क्लास के फीचर्स को दूसरे क्लास में एक्सेस कर लेना इनहेरिटेंस कहलाता है। जिस क्लास के मेंबर को अन्य क्लास में एक्सेस किया जाता है उसे बेस क्लास, सुपर क्लास या पेरेंट क्लास कहते हैं। जिस क्लास में अन्य क्लास के मेंबर को एक्सेस किया जाता है उसे डिराइव्ड क्लास, चाइल्ड क्लास, सब क्लास कहते हैं। इनहेरिटेंस में एक क्लास को कई क्लास में एक्सेस किया जा सकता है तथा कई क्लास एक क्लास में एक्सेस हो सकती हैं। ठीक, या पढ़ लीजिएगा और ये एज इट इज लिख दीजिएगा क्योंकि ये मैंने लिखा था, मैंने नोट्स बनाई थी। फीचर्स ऑफ इनहेरिटेंस, रीयूजेबिलिटी। इनहेरिटेंस एक कॉन्सेप्ट है जो रीयूजेबिलिटी की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। एक क्लास में निर्धारित मेंबर वेरिएबल तथा मेथड को अन्य क्लास में एक्सेस किया जा सकता है। सेव टाइम एंड एफर्ट होता है क्योंकि जब एक क्लास के मेंबर्स को मेथड को दूसरे क्लास में एक्सेस कर देते हैं तो डायरेक्ट हम उसी क्लास को कॉल करते हैं जिस क्लास में एक्सेस किए हैं, हमको सारी क्लासेस कॉल नहीं करनी पड़ती हैं। रिलायबिलिटी है ना, वही। अब एक्सटेंडिंग ए क्लास डिक्लेयरिंग इनहेरिटेंस। एक क्लास में निर्धारित मेंबर वेरिएबल तथा मेथड को अन्य क्लास में एक्सेस करने के लिए अन्य क्लास को इनहेरिट तो करना पड़ेगा। जैसे क्लास ए है और क्लास बी में हमको ए के सारे फीचर्स ऐड करने, तो इनहेरिट तो करना पड़ेगा क्लास ए को। तब हम एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करते हैं। क्लास नेम एक्सटेंड अनदर क्लास, मतलब यहाँ पे हुआ क्लास, चाइल्ड क्लास नेम एक्सटेंड पेरेंट क्लास। ठीक, यहाँ पे सैंपल देख लीजिए। क्लास ए बी, जावा में इनहेरिटेंस के लिए एक्सटेंड कीवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। सिंटेक्स देखिएगा, क्लास पेरेंट क्लास हुआ, ये चाइल्ड क्लास, एक्सटेंड पेरेंट क्लास और स्टेटमेंट। ठीक, तो यहाँ पे एग्जांपल ऑफ इनहेरिटेंस क्या है। एग्जांपल में ए एक पेरेंट क्लास है, बी चाइल्ड क्लास है, बी क्लास ए क्लास के सभी प्रॉपर्टी को इनहेरिट करता है। अब यहाँ पे ये इसको छोड़ दीजिएगा, मैंने अलग से एक प्रोग्राम बनाया है। अच्छा, ये अभी आप लिख लेना है ना, क्लास ए स्टेटमेंट, क्लास बी एक्सटेंड ए और स्टेटमेंट। अब यहाँ पे आपका एक एग्जांपल है। क्लास ए लिया, इसमें वाइड डिस्प्ले एक फंक्शन बनाया, इसमें बता दिया ये पेरेंट क्लास है। फिर क्लास बी लिया, एक्सटेंड ए को मैंने यहाँ पे इनहेरिट कर लिया, वाइड शो एक फंक्शन बनाया, फंक्शन में हमने चाइल्ड क्लास बता दी। ठीक है, फिर पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन में हमने बी का ऑब्जेक्ट बनाया। अब ऑब्जेक्ट जो बी ओबीजे इक्वल टू न्यू बी, ठीक है ना, तो ओबीजे क्या हो गया, बी का ऑब्जेक्ट हो गया। अब ओबीजे डॉट डिस्प किया और ओबीजे डॉट शो कर दिया, मतलब जो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट था उसी से हमने पेरेंट क्लास को भी कॉल कर लिया और चाइल्ड क्लास को भी कॉल कर लिया। ठीक, अगर यहीं पे आप ए ओबीजे बनाते, ए ओबीजे इक्वल टू न्यू ए, तो यहाँ पे जो ये दूसरा वाला फंक्शन है कौन सा, शो, वो कॉल नहीं होता। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, क्लास बड़ी लंबी हो जाएगी, क्लास को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और न्यू लुक चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में, बाय बाय।